आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्र सरकार मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी, हमारी हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, भाई राजेश नागर जी, नरेंद्र गुप्ता जी, सम्मानित मंच, आज एनआईटी विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता, क्या हजारों की संख्या में पूरी एनआईटी विधानसभा आज डबुआ सब्जी मंडी के अंदर श्री नायब सिंह सैनी जी के स्वागत में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को कमल के फूल का बटन दबाने के स्वागत में यहाँ आई हुई है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में आपको ये मैं एक अनुरोध भी करता हूँ कि 25 तारीख को वोट करने के लिए हमें जरूर निकलना है। हमें वोट करना है उस बच्चियों के लिए, हमें वोट करना है उस गरीब के लिए, हमें वोट करना है सनातन के लिए, हमें वोट करना है उस बुजुर्ग के लिए जिनको मनोहर लाल 3000 रुपए की पेंशन दे के गए हैं। हमें वोट करना है मजबूत भारत के लिए, हमें वोट करना है अपने फरीदाबाद के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए, जिन्होंने जाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। हम सब साथी इसी मजबूती के साथ जैसे आज हम यहाँ जमे हुए हैं 25 तारीख को अपने अपने बूथ पर जाकर वोट करेंगे। इतनी सब बातें कहते हुए अभी मैं एक और बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। हमारे बहुत ही मजबूत साथी पाली से हमारे बलबीर भड़ाना जी आज भारतीय जनता पार्टी हमारे सीएम साहब के सामने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सामने और उनके साथ गिरिराज लोहिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम सब ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से निवेदन करूंगा कि दोनों भाइयों को पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनाए। हम सब ताली बजाकर दोनों भाइयों का स्वागत करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। ये जो एनआईटी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर एक बहुत बड़ी हजारों की संख्या में जो रैली का आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं। और मैं आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से मंत्री जी से भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि अगली बार विधायक होगा तो एनआईटी विधानसभा का आपके और हमारे बीच में से होगा। अगली बार विधायक होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। आप सब लोग इसी शहादत उसके साथ लगे रहे, शिद्दत के साथ, और सेवा करते रहे भारतीय जनता पार्टी की, इस देश की सेवा करते रहे, उस गरीब की। आज महिलाओं का जो शक्ति वंदन कार्यक्रम, महिलाओं को जो शक्ति प्रदान करी है नरेंद्र मोदी जी ने, मैं महिलाओं का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपको अगली बार जब यहां होंगी तो आपकी विधानसभा में हिस्सेदारी रहेगी। 33% का आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया है। अब मैं हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री और हमारे दिलों के शासक चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से निवेदन करूंगा वो आए और हम सबको संबोधित करें। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद और भगवान रामलला की उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली आज रामनवमी है, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज की सभा में हमारा हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारी बड़कल की लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार में मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजकुमार बोहरा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, हमारे पाली गांव के रहने वाले और मेरे सहपाठी और राजस्थान से विधायक रहे हमारे भाई अतर सिंह भड़ाना जी, भाई बहन नीरा तोमर जी, यशवी डागर जी, सतीश फागना जी, डॉक्टर आनंद सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी भड़ाना, देवेंद्र चौधरी जी, कविंदर फागना जी, मुकेश डागर जी, श्री वीर सिंह नैन जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, अनिल लोहिया जी, भगवान सिंह जी, श्रीमती राजबाला सरदना जी और मंच पर बैठे हुए पार्टी के, जिले के, प्रदेश के, मंडल के सभी
पदाधिकारीगण और आज विशाल संख्या में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों और पत्रकार और छायाकार मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 10 दिन के अंदर इसी साइड में ये दूसरी सभा है। मतलब किसी विधानसभा में 10 दिन में इतनी बड़ी 2 सभा हो जाए तो इसके लिए मैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को और कार्यकर्ताओं को नमस्कार करता हूं। ये एनआईटी विधानसभा क्षेत्र भाजपा की धरती है। यहां एक एक कली में कमल का फूल रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब से 10 दिन पहले 7 तारीख को इसी स्थान पर, इसी जगह, इसी तरह की भव्य रैली हमारे सतीश चंदीला जी और सतीश फागना जी और कविंदर फागना जी दोनों भाइयों ने ऐसी ही रैली की थी। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। देखिए मित्रों, एनआईटी का दुर्भाग्य है कि एनआईटी में मनोहर जी की सरकार में, अगर मैं डिटेल लेके आया हूं, 451 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हुए। लेकिन समय नहीं है पढ़ने का, आपको दे सकता हूं। अगर 3-4 काम बताऊं, आपके नाले पे पूरी दोनों तरफ आरएमसी की सड़क हो, डबुआ से पाली की सीमेंटेड सड़क हो, इस 3 नंबर चुंगी से लेके डबुआ, गाजीपुर और नंगला के लिए आरएमसी रोड हो, सीवर की लाइन बिछनी हो और गलियों की इंटरलॉकिंग टाइल हो, 450 करोड़ के काम हुए हैं। जहां घुटनों गारा रहता था, जहां आदमी चल नहीं सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका काम है सबका साथ और सबका विकास। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक समान विकास अगर किसी ने कराया है तो मनोहर जी और बीजेपी की सरकार ने कराया है। कभी कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए आप देखेंगे किसी भी 90 विधानसभा में कोई एमएलए ये नहीं कहता मेरे साथ भेदभाव होता है। सिर्फ एक ही एमएलए है पूरे हरियाणा में जिसने करना कुछ नहीं, सिर्फ आलोचना करना है। हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी ने कीचड़ में ही लेटना है तो हम कौन रोक सकता है? कभी काले कपड़े पहनता है, कभी सफेद कपड़े झोला बनवा के पहनता है, कभी कीचड़ में लेटता है, कभी नंगे पैर चलता है। अरे इतनी मेहनत अगर एनआईटी विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए कर लेते तो शायद आपका भी भला हो जाता और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का भी भला हो जाता। मुझे बताओ ईमानदारी से, विपक्ष में सिर्फ एक एमएलए नहीं है, विपक्ष में 35 एमएलए हैं। कोई आदमी इस तरह का करता है? क्योंकि मनोहर जी ने हर क्षेत्र में काम किया, बीजेपी की सरकार ने हर क्षेत्र में सबको पैसे दिए, लेकिन किसी ने राजनीति करनी है। अगर उन्होंने काम नहीं करना, सिर्फ राजनीति करनी है, तो क्या कह सकते हैं? तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र भी हरियाणा का हिस्सा है। इनको बजाय ये सारी चीजें करने के एनआईटी की विधानसभा के लिए कुछ करते तो शायद अच्छा होता। इसे कुछ ही कहना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, समय बहुत हो गया है। मैं पिछली बार भी बोल के गया था, लेकिन इन 10 सालों में देश में जो कुछ भी हुआ है, देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, देश 11वें नंबर पे था
अर्थशास्त्री के हाथों में देश की बागडोर थी, लेकिन 11वें पे से 11वें पे ही रहा, एक भी नीचे नहीं आया, ऊपर नहीं गया। और एक चाय बेचने वाले के हाथ में, मां भारती के सपूत नरेंद्र मोदी के हाथ में आपने ताकत दी, तो 10 सालों में 11वें नंबर से दुनिया में 5वीं ताकत बना दिया भारत को। और अगले 3 साल बाद भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होगा। मित्रों, हमारी पार्टी के वैचारिक संकल्प थे। हमारा वैचारिक संकल्प था, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो हम 370 को समाप्त करेंगे। 370 समाप्त हुई। बीजेपी का वैचारिक संकल्प था कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सीए का कानून लेके आएंगे, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए हुए हिंदुओं को भारत में नागरिकता देंगे। हमने उसको भी नागरिकता देने का कानून बनाकर काम किया। हमारी 3री वैचारिक संकल्प था कि हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्राप्त करेंगे। और आपने देखा, हमने 3रा वैचारिक संकल्प अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया और रामलला को उसमें विराजमान कराया। अभी जो हमारा संकल्प पत्र आया है उसमें हमारा एक वैचारिक संकल्प रह रहा है कि हम देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। कुछ राज्यों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और 3री पारी में आपके आशीर्वाद से भारत में हमारी सरकार समान नागरिक संहिता के लिए काम करेगी। एक देश एक कानून, वो भी हम देश में लेकर आएंगे। यानी कि जो कहते हैं वो करते हैं। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, मैं आज और बात नहीं करना चाहता, लेकिन मोटी मोटी आपको बात कराना चाहता हूं। आज आंतरिक सुरक्षा देखो, आज कहीं दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, बम ब्लास्ट नहीं, कोई लावारिस वस्तु का विज्ञापन नहीं। इसी तरह आज भारत आर्थिक ताकत बना है। इस देश में जब मोदी जी की सरकार आई, मालूम है कितने एम्स थे? अटल जी की आई तो एक एम्स था 70 सालों में, और जब अटल जी की सरकार गई तब 6 एम्स थे। 5 एम्स ऑल इंडिया मेडिकल बनाए, फिर इनकी 10 साल सरकार रही, ये एक भी एम्स नहीं आए। जब मोदी जी आए तो भारत में 6 एम्स मेडिकल कॉलेज थे, और आज 10 सालों में बढ़कर वो 22 हो गए। ये एक एम्स नहीं लेके आए, मोदी जी 16 एम्स इन 10 सालों में देश के हर हिस्से में बनाने का काम किया। IIT हो, IIIT हो, IIM हो, ITI हो, सबको डबल किया है। आज रेल देखो, वंदे भारत जैसी ट्रेन है। आज रेलवे की सफाई देखो, रेलवे की स्पीड देखो, रेलवे का खान पान देखो। मेरा कहने का मतलब है, बात बहुत है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हम सब सनातनी लोग हैं, लेकिन सनातन को गाली कौन दे रहा है? इन्हीं का इंडिया गठबंधन का साथी DMK कहता है सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, इसका खात्मा करो। और ये कुछ नहीं बोलते, ये सनातन विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं। ये जब धर्म के नहीं है तो किसके हैं ये? तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और अंत में इतना बात कहता हूं, आप दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र मोदी है। आप बताओ, आप में से सारे कोई बताओ, आपने कोई ऐसी बारात की है बगैर दूल्हे के जिसमें दूल्हे ना हो? की है कोई बारात? अगर की है तो कोई हाथ खड़ा करे। या ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो? और बगैर ड्राइवर की गाड़ी में बैठना कितना दुखदाई होता है, जान को खतरा होता है। तो इनके पास तो ना दूल्हा है, ना गाड़ी का ड्राइवर है, और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी गाड़ी में सारे हिंदुस्तान के बैठने वाले सुरक्षित महसूस करते हैं। मोदी के लिए सिर्फ इसलिए गाली देते हैं कि वो एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला है,
10 साल में भी इस गरीब के बेटे को ये प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके यहां तो चांदी की थाली में खाने वाले लोग ही प्रधानमंत्री बन सकते थे, या उनके रहमो करम पर पलने वाले प्रधानमंत्री बन सकते थे। कोई चाय बेचने वाला गरीब का बेटा बनने की बात छोड़ो, सोच भी नहीं सकता था। इसने कहा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन इस देश के गरीबों ने उसी दिन तय कर लिया था कि धरती इधर से उधर हो जाए, इस गरीब के बेटे चाय बेचने वाले को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने बनाया, और चाय बेचने वाले ने भारत की किस्मत बदल दी। भारत को आज देखते ना, पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, आज दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी वही है, लेकिन व्यक्ति बदलने से कितना बड़ा अंतर आता है, जरा ये देख के देखो। आपने मां भारती के दूसरी बार लोगों ने कहा, इन्होंने नारा कहा चौकीदार चोर है, गरीब के बेटे को चोर कहने लगे। लेकिन हर भारतवासी ने, हर गरीब ने ये कह दिया कि अगर मोदी चौकीदार है तो हम भी चौकीदार हैं, और दोबारा उस देश के चौकीदार को इस देश के गरीब लोगों ने पहले से ज्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और अब इस बार क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि इसका तो परिवार नहीं है। मित्रों बताओ, ठीक बोलते हैं, उसका परिवार इतना छोटा परिवार नहीं है। लालू जी कहता है कि इसका परिवार नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारा तो परिवार था, उस परिवार के लिए तुम पशुओं का चारा खा गए, 20 लाख करोड़ के घोटाले कर गए, जेल गए हुए हो, बेल पर आए हुए हो। लेकिन मोदी का परिवार इतना छोटा परिवार नहीं है। वो कहते हैं इस देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है, मोदी उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। तो मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, इन पे ना नेता है ना इनकी नीयत है, सिर्फ मोदी को, गरीब को गाली देना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सवाल कृष्ण पाल का, यहां बैठे नेताओं का नहीं, सवाल देश के भविष्य का है। इसलिए आप कपड़ा खरीदने जाते हो, तब भी अपनी पसंद का दुकानदार 20 तरह की वैरायटी दिखाता है, आप उसमें पसंद करते हो। अब तो कपड़ा नहीं, आप देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हो, तो कैसा होना चाहिए? लेकिन सामने मोदी के अलावा कोई वैरायटी नहीं है। बताएं ये, मुझे पत्रकार पूछते हैं, सुनो पत्रकार, कि तुम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हो? हाँ, मैं सबके सामने कहता हूं, मेरे पास मोदी है, मैं उनके नाम पे चुनाव लड़ रहा हूं। उनके पास कौन है बताएं, जिसके लिए लड़ना चाहते हैं? वो जरा पप्पू के नाम पर चुनाव लड़के तो दिखाएं, कहें, लोगों को कहें कि पप्पू प्रधानमंत्री होगा, फैसला हो जाएगा। अरे हमारे पास मोदी है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, तो हमें गर्व है, हम मोदी जैसा नेता, हम जैसे कार्यकर्ताओं को देश को मिला है। लेकिन ये शर्म करते हैं क्योंकि पप्पू जैसा नेता मिला है, इसलिए उसके नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बताइए, ये गर्व की बात है ना? हम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए मित्रों, कहना चाहता हूं, जब आप कपड़ा छांटते हुए वैरायटी देखते हो, अपनी पसंद का चुनते हो, तो प्रधानमंत्री चुनते हुए आप क्या व्यक्ति ने वैरायटी नहीं देखोगे? आज तो इस देश में एक ही वैरायटी चलती है, नरेंद्र मोदी। आज इस देश में एक ही गारंटी चलती है, नरेंद्र मोदी। तो इसलिए सवाल देश के भविष्य का है, कोई सामने नहीं है। आप सारे सर्वे देखते हो, आज सारे सर्वे मोदी को 400 सीटें, 391 सीटें दे रहे हैं, और चुनाव संपन्न होते होते जो मोदी ने कहा 400 पार, आप देखना वो 400 पार होगा। पूरे देश का बच्चा बच्चा कह रहा है अब की बार 400 पार। आवाज़े खलक नकाराए खुदा, जो जनता की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपका एक एक भाजपा को दिया हुआ वोट ना सिर्फ कृष्णपाल को मजबूत करेगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। और मोदी जी को मजबूत करने का मतलब है भारत को मजबूत करना। मेरा आपका दिया हुआ मुझको वोट मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा, और गलती से किसी ने किसी को दे दिया तो पता ही नहीं है कौन बनेगा। फिर ये झगड़ेंगे,
हड़पेंगे, घोटाले करेंगे, जेल जाएंगे, बेल पर आएंगे और हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट हो जाएगा। आइए देश को मजबूत करने के लिए हम भाजपा के साथ चलें, मोदी जी के साथ चलें। यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं निवेदन करूं, लेकिन एक बार आप सब लोग जरा ये बात का विश्वास दिलाओ कि अब तो मोदी जी की गारंटी आपके बीच में है, लेकिन जब सितंबर में चुनाव होंगे तो इस बार ना तो यहां से हम कीचड़ में घुसने वाले को, ना ये रंग रूप बदलने वाले को नहीं, केवल जो कमल का फूल लेकर जाएगा उसको चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास करें। मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, यह नाइटी की आवाज, ये मजबूत आवाज है और ये आवाज आपकी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास जानी चाहिए कि एनआईटी ने संकल्प कर लिया है, जो 400 पार देश बोल रहा है, ये फरीदाबाद भी उसमें शामिल होकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत ही सम्मान के योग इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, लगातार जिनको आप अपना आशीर्वाद देकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजते रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी जो कमल का फूल लेकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री सीमा त्रिखा जी, हमारे फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे तिगांव से विधायक राजेश नागर जी, जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, अजय गौड़ जी, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, श्रीमती नीरा तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवीर डागर जी, सतीश फागना जी, डॉक्टर RN सिंह जी, धर्मवीर बड़ाना जी, मुकेश डागर जी, वरिष्ठ वरिंदर फागना जी और हमारे बीरू सिंह जी नैन, सुरेंद्र अग्रवाल जी, अनिल लोहिया जी, राजबाला सरदाना जी, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा और उपस्थित एनआईटी की सभी सरदारी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे इधर दूसरे मंच के ऊपर बैठे हुए पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबको मैं आज दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है एनआईटी में आज मुझे आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है। मैं ये देख रहा था पिछले 10 वर्षों में एनआईटी में बिना भेदभाव के हमारी डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम किए हैं। मैं ये भी देख रहा था कि हमारी जो कॉलोनियां यहाँ पर अनअप्रूव्ड थी, जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉलोनियों को ऑथराइज करने का काम इन 10 वर्षों में
ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। भाइयों, जो अन्नपूर्ण कॉलोनियां थी, ये कांग्रेस ने उनके हालात के ऊपर छोड़ा था। कांग्रेस की नीति ही ऐसी थी कि भाई जेब में पैसे दो और जहां मर्जी देखो वहां बना लो। फिर वहां ना पानी की व्यवस्था, ना वहां सड़क की व्यवस्था, ना वहां बिजली की व्यवस्था, लोगों के हाल के ऊपर छोड़ करके और अपनी जेब को गर्म करके वो लोग इधर उधर चले जाते थे। परंतु मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको हम ऑथराइज करेंगे, उनमें पानी की व्यवस्था भी देंगे, उनमें सीवरेज की व्यवस्था भी देंगे, उनमें बिजली की व्यवस्था भी देंगे और उनमें और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में जो काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, हमें उसका आंकलन करना चाहिए कि पूर्व की सरकारें जो लगातार उनका भी कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है, अगर उसी का अंतर देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर उसके अंदर नजर आएगा। भाइयों, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी समस्याएं और हमारी एनआईटी की रुकी हुई है, 4 जून के बाद उन समस्याओं का भी समाधान निकाल करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम वो हम लगातार करेंगे। भाइयों, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना यह हमारी सरकार का दायित्व है। और भाइयों, यहाँ तो बिना भेदभाव के काम किया है। ये सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के बिना भेदभाव के पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे भाइयों रोड्स की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे के अंदर हमारे वंदे भारत जैसी ट्रेन पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के लोगों को समर्पित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय कृष्णपाल जी कह रहे थे कि एम्स बनाने का काम किया है। अरे मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। इनके समय के अंदर तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे। आज हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है और 22 के 22 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोल करके लोगों को सुविधाएं देना और अलग से जो हमारी मेडिकल की डॉक्टर्स की सीटें, एमबीबीएस की सीटें हैं, उनको भी बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया है और चाहे धारा 370 जैसी जिसको लंबे समय से देश भुगत रहा था। भाइयों, ये निर्णय कांग्रेस नहीं ले सकती थी, जिन्होंने 55 साल तक 60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। ये निर्णय तो अगर किसी ने लिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही निर्णय ले सकता है और उसके पीछे आप लोगों की ताकत और शक्ति है। भाइयों, आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी ने बिना भय के भाइयों दिल्ली में बैठ करके निर्णय इस देश के हित के अंदर लेने का काम किया है। चाहे सीए की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का वोट तो लेती रही है, परंतु महिलाओं का जितना शोषण ये कांग्रेस के लोगों ने किया है भाइयों, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, उनके नेताओं के मुंह से नजर आता है। भाइयों, समय समय के ऊपर किस प्रकार की अभद्र भाषा बोल करके महिलाओं को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। जो राहुल गांधी के पास बैठते हैं वही लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, एक कुरीति थी, उस कुरीति को भी समाप्त किया है। आज हमारी बेटियां भाइयों
आज हमारी बेटियां भाइयों कमीशन के अंदर जा करके हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगी हुई हैं। और भाइयों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए लोकसभा के अंदर नारी वंदन शक्ति बिल ला करके बहनों को महिलाओं को इस देश के विकास के अंदर अग्रणी भूमिका निभा सकें 33% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। अरे ये तो सोच भी नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वो सिर ऊंचा करके किसी भी हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सके, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इनके समय के अंदर भाइयों दुर्घटनावश अगर कोई व्यक्ति को बीमारी आ जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों की मजबूती में काम किए हैं, आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से निकाल करके लोगों को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हर व्यक्ति की हर वर्ग की चिंता करने वाला ये दिल्ली में दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मुझे खुशी है ये कांग्रेस के लोग किस प्रकार से दुष्प्रचार करते थे। भाइयों जब कोरोना का संकट आया, ये कोरोना के संकट में किस प्रकार से इन्होंने लोगों के जीवन के साथ कांग्रेस के लोगों ने खेलने का काम किया है। अरे नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बैठ करके जब ये वैश्विक संकट था, मात्र 8 महीने के अंदर एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण किया। 220 करोड़ लोगों को भाइयों फ्री में वैक्सीन लगवाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उससे आगे भी 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरे देश के अंदर एक व्यक्ति भी भूखा पेट ना सोए। भाइयों उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उन तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। भाइयों 100 से ज्यादा देशों को बाहर भी भेजने का वैक्सीन कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों विपक्ष की क्या भूमिका थी? विपक्ष के लोग बोलते थे कि ये वैक्सीन मत लगा लेना, अगर ये वैक्सीन लगवाएंगे तो मारे जाएंगे, अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो बुजुर्ग चले जाएंगे। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के लोग करते थे। अपने आप तो कमरे में जाकर के वैक्सीन लगवाई और बाहर निकल के मीडिया के सामने बोलते थे कि ये मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवा लेना। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के लोग ही करते थे। भाइयों इन्होंने देश के लोगों के जीवन के साथ खेलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ करके बोलता रहा कि मेरे लिए एक एक जान कीमती है, मैंने एक एक जान को बचाना है और उसके लिए मेरी सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी हुई नजर आई है। भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार है। किस प्रकार से हमारे जो श्रमिक भाई थे उन श्रमिक भाइयों को भी इन्होंने गुमराह करके वहां पर अफवाह फैला करके बाहर निकालने का काम किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने ससम्मान एक एक श्रमिक को उसके घर के ऊपर जो ट्रेन चला करके ट्रेन के अंदर बैठा करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम इस कोरोना कालखंड के अंदर किया है। भाइयों हमने समझना चाहिए कि ये सरकार हमारे हित के अंदर काम कर रही है। ये सरकार देश को बढ़ाने के लिए भाइयों मजबूती से काम कर रही है, देश की समस्याओं का समाधान कर रही है। दुनिया के अंदर भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों ये विपक्ष के अंदर बैठे हुए ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो ये बोलते हैं, भाइयों एक तो इनका जो पार्टनर है वो पार्टनर मंचों के ऊपर बोलता था कि मैं तो ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। भाइयों उसका चोला भी ईमानदारी का वो पूरे देश के सामने आ गया है। जो व्यक्ति दिन रात कांग्रेस को गाली देता था और कांग्रेस बोलता था कि इन्होंने देश को लूटने का काम किया, इन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार किए, भाइयों सबसे पहले उन भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम वो उसी ने किया है। भाइयों अरविंद केजरीवाल इसी ने ही सबसे पहले जा करके
भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के ये प्लानिंग में शामिल हो गया है। भाइयों, ये लोग ये देश के विकास की नहीं, ये परिवार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि ये सरकार ये हमारे हित के अंदर देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो योजनाएं चलाई हैं, लंबे समय तक उसका हरियाणा के लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं आज आप लोगों के बीच में एक विश्वास दिलाता हूं कि 4 जून के बाद हम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश ने ये तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 400 पार सीटों से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम इस देश के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। भाइयों, हम देख भी रहे हैं कि जब 2014 का चुनाव था, इस देश ने आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी और भाइयों 2019 के चुनाव में आप लोगों ने, इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। अब 2024 भाइयों 25 मई को चुनाव होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यह देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। भाइयों, आज मैं देख रहा हूं, आज मैं फरीदाबाद के अगर किसी गांव, किसी शहर के अंदर मैं जाता हूं, एक ही आवाज वहां से निकल करके आती है कि कृष्णपाल जी अब की बार 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम आप सब लोग करेंगे। भाइयों, मिल करके हम सब नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। जो व्यक्ति भाइयों दिन रात इस बात को लेकर के काम कर रहा है कि मेरा देश दुनिया में नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए, उन्होंने संकल्प भी लिया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस विकसित राष्ट्र के अंदर इस देश के आप सब NIT के सरदारी की भाइयों महती भूमिका है। हम सब मिलकर के एक एक वोट 25 मई को कमल के बटन का दबा करके यहाँ से कृष्णपाल जी को जब 10 लाख पार में भेजेंगे तो नरेंद्र मोदी जी 400 पार से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब भाइयों प्रधानमंत्री बनेंगे, बटन तो कमल का NIT में दबेगा और उसकी ताकत जब कमल के फूल पे बटन दबेगा तो उसकी ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और जब नरेंद्र मोदी पे वो ताकत जाएगी तो और गति से भाइयों इस देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेगा। भाइयों, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमने अपनी आंखों से देखा है। पहले तो भाइयों दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, आज दुनिया सुनती है। ये बदलाव अगर इन 10 वर्षों के अंदर आया है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आया है, जिन्होंने एक ही जिनकी सोच है कि हमने गरीब का उत्थान करना है, हमने किसान को मजबूत करना है, हमने महिला को सशक्त करना है, हमने युवा को भाइयों आगे बढ़ाना है। उस सोच के आधार के ऊपर ये सरकार काम कर रही है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करने का काम करें और एक एक वोट कमल का बटन दबा करके भाइयों यहाँ से सबसे बड़े बहुमत से कृष्णपाल जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार कृष्णपाल, कृष्णपाल, कृष्णपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार और ये
बड़ी माला से और आपका स्वागत रह गया था जी। एक बार बड़ी माला से पूरे एनआईटी क्षेत्र के लोगों की तरफ से ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि अगली बार विधानसभा के लोगों ने संकल्प लिया है कि अगली बार कमल का फूल विधानसभा में भी खिलाएंगे और लोकसभा के अंदर भी 1.5 लाख से मतों